गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज इस लाइव पाठशाला के दातल पर सभी छात्र एवं छात्राओं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस लाइव पाठशाला का मैं आपको इसकी जो परिकल्पना की गई उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे विचार करने लगा, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार के बारे में सोचने लगा। सरकार कितना जो है प्रयास कर रही है देश को बढ़ाने में। तो मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश को लाभान्वित हो और हमारे देश के जो बच्चे हैं वो आगे विकास करें। हमने ये देखा कि यहाँ से दूर दराज हमारे यूपी में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके साथ समस्या रहती है। स्कूल इतने गांव से दूर दूर होते हैं कि वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। स्कूल जाते हैं तो पढ़ाने वाले उनको शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। अच्छे शिक्षक की कमियां हमारे देश में है। हम देखें अगर तो हमारे देश में शिक्षक की कमियां रही आई है हमेशा से। तो अच्छी शिक्षा देने का मैंने एक प्रण लिया। मैंने सोचा कि लाइव पाठशाला के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे ग्रामीण बच्चे भी लाभान्वित हों और उनको जो है एक नई प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो जुड़े और अपने शिक्षा को एक चरम सीमा तक ले जाएं और अपना विकास कर सकें, अपने परिवार का विकास कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें और इस देश को उन्नति की ओर अग्रसर करने का मैंने प्रण उठाया। तो ऐसे सोचते सोचते मैं सोचा कि ये ऐसा है, क्या किया जाए कि शिक्षा व्यवस्था थोड़ा अच्छी हो जाए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए अगर हम ऑफलाइन में जाते हैं तो हमारे पास 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक ही हम शिक्षा को कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा कि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, उन माता पिता, उन अभिभावकों के बारे में मैंने सोचा जो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर है। वो रिक्शा चालक के बच्चे, वो मजदूर के बच्चे, वो किसान के बच्चे जिनको शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उसके लिए मैंने कल्पना की और दृढ़ संकल्प लिया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था उस गांव तक जाएगी, उस गरीब तक जाएगी, उस मोहल्ले तक जाएगी जहां तक वो विद्यार्थी अभी सोचा नहीं होगा, उस घर तक हमारी ये शिक्षा व्यवस्था पहुंचेगी। ये हमारा इस आज वीडियो के माध्यम से ये मैं आपको वादा करता हूं। तो कल्पना के साथ मैंने सोचा कि एक हमारा ऐसी व्यवस्था है जो हम यहाँ घर बैठे उस गांव तक पहुंचा सकते हैं, उस गली तक पहुंचा सकते हैं। इसको सोचते सोचते मैंने कल्पना की कि हम लाइव पाठशाला एक चलाएंगे। लाइव पाठशाला के माध्यम से उन गरीब बच्चों का कल्याण होगा, उन बच्चों का उद्धार होगा जो बेचारे शिक्षा व्यवस्था पाने के लिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर साइकिल से तपती धूप में जाते हैं और प्यासे भूखे लौट के आते हैं। तो वो घर बैठे ही इस लाइव पाठशाला के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना या पूंजीपति बनना या हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमने बहुत ही कम खर्च में घर तक शिक्षा पहुंचाने का वादा किया है। इस आप ऐप में जाएंगे तो वहां पे आपको इस शुल्क भी रखना जरूरी है, क्योंकि किसी के अगर घोड़ा है, घोड़े पे अगर घुड़सवारी अगर करते हैं हम लोग, उस घोड़े पे बैठते हैं, अगर घोड़े की लगाम अगर ना रहे तो घोड़ा बेकाबू हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को देना है या कोई चीज अगर दी जाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से सहयोग भी करना चाहिए। तो उसमें ज्यादा मजा आता है, ज्यादा उसमें फायदा मिलता है, ज्यादा उसमें मन लगता है। तो हम लोग बहुत ही कम मात्रा, कम रुपए में, कम खर्च में इस व्यवस्था को हमने प्रोवाइड कराया है। तो हमारा उद्देश्य जो आपके सामने था, जो हमारी सोच थी, वो मैंने आपको बताया है। हमारी इस प्रयागराज की पावन धरती से इस शिक्षा व्यवस्था का उद्गम होगा और पूरे यूपी के उस जिले तक पहुंचेगा जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सूखा पड़ा हुआ है। वहां पे जाके इस उद्गम नदियों के माध्यम से, शिक्षा की लहरों के माध्यम से उस धरती को हरा भरा करने का हमारा ये उद्देश्य तब में सफल होना, आप सभी अभिभावकों और बच्चों की संकल्पना को साकार बनाना, यह हमारा उद्देश्य है। तो इस लाइव पाठशाला में प्रयागराज से मैं देवेंद्र शुक्ला आपको
विषय गणित के बारे में एक सामान्य जानकारी देते हुए आज एक चैप्टर का स्टार्ट करूंगा, जिसको आपको उसके विषय वस्तु, विषय सूची आदि के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग थोड़ा विषय गणित के बारे में क्लास 12 की जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा विषय गणित में अच्छे अंक को अर्जित करना, अच्छे मार्क्स को ले आना और यूपी बोर्ड की परीक्षा में अधिक अंक को प्राप्त करना, ये हमारे वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम का परिचय। हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम आपको क्लास 12 में कौन कौन से टॉपिक मैथ में पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आप अगर नहीं भी पढ़ते तो आपका काम चल जाएगा, या कौन सा टॉपिक में आपको जी जान लगा के पढ़ना है, वो सब आपको इस वीडियो में आज मिलेगा। आज इस वीडियो में वो आपको मिलेगा जो आपको 100 नंबर तक पहुंचाने का दावा रखेगा, 100 नंबर आपको मैथ में दिलाएगा, ये मेरा वादा है। तो पाठ्यक्रम का परिचय देते हुए हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारा पाठ्यक्रम आप एनसीईआरटी बेस पर आधारित हो गया है। ठीक है, 2-3 सालों से आप प्रश्न पत्र को देखते होंगे। हमारा पाठ्यक्रम जो है पूरा एनसीईआरटी पर चला गया है। पहले क्या था, अलग अलग प्रकार की राइटर की बुक चलती थी, अन्य प्रकाशन की बुक चलती थी। तो अब हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के बेस पर चल दिया है, और जो हमारे पेपर बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। सारे क्वेश्चन आप इस बार देखिए यूपी बोर्ड 2024 में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर आया। उस प्रश्न पत्र की मैं चर्चा करूंगा। अभी आगे किसी दिन वीडियो दूंगा, मैं पेपर को आपको दिखाऊंगा और एनसीईआरटी के पेज नंबर बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी के इस पेज पे ये क्वेश्चन आया था। आप जब एनसीईआरटी बुक आप खोलेंगे उस पेज पे वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको अगर यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से आप पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी एकदम पूरी बेल अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी पे आपका अच्छा फोकस होना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी को ही मेन फोकस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वे बच्चे जो आईआईटी जेईई के लिए सपना देखते हैं कि क्या काश हम भी आईआईटी जेईई क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या हम भी उस जो है सरकारी सीट को पा सकेंगे। सपना कुछ विद्यार्थियों का सपना रह जाता है, बेचारे उनका सपना टूट जाता है और वो उस ग्रामीण एरियो में ही अपने सपने को दफन कर देते हैं। तो उनके सपने को साकार करने के लिए मैं देवेंद्र शुक्ला उनके लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं आईआईटी की भी तैयारी आपको कराऊंगा। आईआईटी जेईई का मैं आपको एडवांस मेन सारे प्लेटफॉर्म आपको दूंगा, और उस माध्यम से आप जो है आईआईटी की भी तैयारी यहाँ से इस लाइव पाठशाला से आप करेंगे, ये मेरा वादा है आज। तो आइए एनसीईआरटी के सिद्धांत पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस लाइव पाठशाला के माध्यम से। एनसीईआरटी सभी प्रश्नावली एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होंगे, जितनी भी विभिन्न प्रश्नावलियाँ होंगी, एनसीईआरटी की जो विभिन्न प्रश्नावलियाँ होती हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 के पास एक विभिन्न प्रश्नावली होती है। वो प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें अच्छे से क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो विभिन्न प्रश्नावली भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए जाएंगे। और एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको सॉल्व भी मिलेंगे, और जो एग्जाम्पल बुक में अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व होंगे या समझ नहीं आ रहे होंगे तो आपको इस लाइव पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे वो सारे एग्जाम्पल अलग तरीके से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब राज्य स्तरीय अगर हम बात करते हैं तो हमारा यूपी इतना बड़ा राज्य है। इस यूपी राज्य में अनेक प्रकार की बुकें चलती हैं, बालाजी पब्लिकेशन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, मास्टरमाइंड पब्लिकेशन, और आपकी जो है विद्या पब्लिकेशन। इस प्रकार के पब्लिकेशन है जो मार्केट में छाए हुए हैं। तो सारे पब्लिकेशन को साथ में हम लोग लेते हुए, एनसीईआरटी को समायोजित करते हुए, सारे पब्लिकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठा करते हुए आपको सीट के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। चैप्टर के इंडियन के बाद आपको सीट दी जाएगी जो सारे पब्लिकेशन का निचोड़ होगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आपको वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और हमारे पास एमपी बिहार भी एक ऐसा राज्य है जो यूपी से छोटा ही राज्य है, लेकिन एमपी बिहार में भी हम ये सारी व्यवस्थाएं जो उनके सिलेबस के अंतर्गत जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी सीट के माध्यम से
हम यूपी बच्चों के लिए एक सीट प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें यूपी बच्चों की अलग सीट होगी। एमपी बिहार के बच्चों के लिए अलग अलग सीट हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें एमपी बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम बच्चों के लिए अलग अलग सीट, अलग अलग प्रैक्टिस और अलग अलग सेशन आपको देंगे। तो ये यूपी बिहार एमपी और भी झारखंड, जितने भी हमारे जिले हैं, उन सबके जिले और राज्य जो भी हैं, सबको हम प्रोवाइड करा के आपको देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो सारी सीटें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मल्टीपल चॉइस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको रैंक मिलेंगे। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको इस सीट के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस लाइव पाठशाला में। और लाइव पाठशाला में आपको टेस्ट के माध्यम से सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, और चैप्टर की एंडिंग के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट दी जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, और टेस्ट का मूल्यांकन करके आपके व्यवसाय आपके जो आपका ऐप रहेगा, उस ऐप पे आपको नंबर और आपका सोल्यूशन जो भी होगा आपको वहाँ पे प्रोवाइड, जितनी भी सुविधा हो सकेगी हमारे पास, वो आपको सारी सुविधाएं हम घर बैठे आपको प्रोवाइड कराएंगे। सोल्यूशन, उसके बाद आपका जो आप वो टेस्ट देंगे, वो टेस्ट आपका सारा रिकॉर्ड, जितना भी क्वेश्चन गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, क्या आप गलती किए, वो सारी चीज़ें आपको हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराएंगे। अगला है टॉपिक बाई नीट जेई। ये सपना हम साकार करेंगे, ये हमारा वादा है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा वचन है। तो ये सपना जो IIT जेई का सपना बच्चे लेके इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपने सपने को कुचल कर अपने सपने को साकार कर नहीं कर पाते और उनका सपना रह जाता है, तो IIT जेई मैं देवेंद्र शुक्ला आपको वादा करता हूँ कि जितने बच्चे जुड़ेंगे, कम से कम अधिकांश बच्चों को मैं इंटर के साथ साथ IIT जेई में भी मैथ सब्जेक्ट में क्वालिफाई कराऊंगा, ये मेरा वचन है। आगे नेक्स्ट, आगे हम जब बात करते हैं तो अब यहाँ पे हमारी जो बुकें हैं 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में हमारी बुक है, हम अब जब पेपर हमारा एक बनता है, हमारा 100 नंबर का पेपर बनता है। 100 नंबर के पेपर में इस पेपर की रूपरेखा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे, पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे और पेपर का पैटर्न भी प्रोवाइड कराएंगे। पेपर में कितने मल्टीपल चॉइस होंगे, कितने बहुविकल्पी होंगे, कितने क्या होंगे, कितने लघु उत्तरीय होंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय होंगे, कितने, अब सारे क्वेश्चन आपको पेपर के दिखाते हुए आपको पेपर का पैटर्न, पेपर में नंबर, कितने नंबर कैसे आते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारी जो मैथ का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, भाग 1 भाग 2। 2 बुकें आपको पढ़नी है, भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर भाग 2 दूसरी बुक है, लेकिन दोनों बुक को मिला के एक पेपर बनता है आपका, जो 100 नंबर का 100 नंबर का आपको दिया जाता है, तो 100 नंबर का आपका होता है। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा पाठ है ये जो थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है। संबंध फलन एक ये थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, लेकिन मैं इस लाइव पाठशाला के माध्यम से इस चैप्टर को उतना बेहतरीन से आपको बताऊंगा, जितना आप इससे सोचते होंगे, डरते होंगे, उतना अच्छे से ये मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है, ये संबंध फलन जो चैप्टर है IIT के लिए एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, और आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना गया है। दूसरा है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन बहुत ही जो है, मान लीजिए, कह लीजिए बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, इनका प्रिंसिपल वैल्यू है, और आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, और उसका जो है रेंज है, परास है, ये सब चीज़ें हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, क्योंकि आप क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, उसी का जस्ट अपोजिट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आव्यूह चैप्टर में आपको आज स्टार्ट करूंगा, जिसका अभी कुछ समय बाद मैं आव्यूह चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। तो आव्यूह चैप्टर आप जो है अभी इसके बाद, अभी इंट्रोडक्शन के बाद आव्यूह चैप्टर में आपको स्टार्ट करता हूं और बताता हूं। ये चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 100% तैयार करा दूंगा। इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में 100% आना है वो आपको तैयार करा दूंगा। और क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस और लगभग 2-3 नंबर का क्वेश्चन और आएगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम इस चैप्टर से आपका आएगा। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से फिक्स है। आबियूज चैप्टर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। सांडिक इसी का बदलता हुआ स्वरूप है, आबियूज चैप्टर का ही बदलता हुआ स्वरूप एक चैप्टर है सांडिक, तो आबियूज चैप्टर के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोनों ही चैप्टर मिला के एक चैप्टर माना जाता है। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म लाइव पाठशाला के माध्यम से। सीमा और सत्यता अवकलनीयता। सीमा सत्यता आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये 11th चैप्टर में पढ़ाया गया है। इसी का आगे विस्तृत रूप है अवकलनीयता और सत्यता। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आपकी एग्जामिनेशन व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग, आपने क्लास 11th में अवकलन चैप्टर ही पढ़ा होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव को हम लोग सीमा और अवकलन बोलते हैं। तो उस आपने 11th क्लास में उसको पढ़ा होगा। हालांकि मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको एक बार रिकॉल कराऊंगा, सारे जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो सब मैं यहाँ पे डिटेल देते हुए 11th थोड़ा रिवाइज करते हुए इस चैप्टर पे आऊँगा। ये दोनों चैप्टर क्लास 12th की मैथमेटिक्स की जान है। सर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा तो आगे आपको तो एग्जाम में जो है, चाहे आपको एनडीए हो, सीडीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, या आईआईटी का एग्जाम हो, वहाँ पे अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग बहुत ही अच्छे से आपको मिलता है। अच्छा खासा क्वेश्चन मिलता है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। आगे हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं, भाग 2। अब हमारी गणित का दूसरी बुक स्टार्ट होती है, भाग 2। दोनों को मिला के पेपर बनता है, बताए थे आपको हम। समाकलन एक चैप्टर है यहाँ पे, समाकलन। समाकलन भी हमारी गणित की जान है। समाकलन के बिना गणित अधूरी है। जैसे कहा जाए शरीर की प्राण आत्मा में निहित होती है, वैसे इंटर की गणित की जान समाकलन और अवकलन में निहित होती है। समाकलन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत वेरी लॉन्ग टॉपिक है। समाकलन क्या है, अवकलन और समाकलन बहुत से लॉन्ग टॉपिक है, ये बहुत समय तक चलेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलन का अनुप्रयोग भी आपको बताया जाएगा। अनुप्रयोग भी आपके मेंस आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलन के अनुप्रयोग। अवकल समीकरण जो है आपका समाकलन का ही टॉपिक है, इसी से मिला जुला है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, इसमें आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। और एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। सदिश बीजगणित, ये आपको ये यहाँ से आपका दूसरा पैटर्न चालू हो जाएगा। ये जो है आपका, ये दोनों चैप्टर दूसरे टाइप के चैप्टर हैं। ये आपको त्रिविमीय ज्यामिति है, सदिश या वेक्टर फॉर्म आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। जो फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ते हैं उसी का ये एक रूप है जो आपको यहाँ मैथ में बताया जाए, दिखाया जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति क्लास 11th में आप लोगों ने 3D चैप्टर पढ़ा होगा, उसी का ये दूसरा रूप है, ये जो आपको 12th में वीडियो के माध्यम से लाइव पाठशाला में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला लीनियर प्रोग्रामर, आपने क्लास 11th में रैखिक असंख्या चैप्टर पढ़ा होगा, जो चैप्टर 4th या 5th में है रैखिक असंख्या, उसी का ये व्यापक रूप है रैखिक प्रोग्रामर। तो हम लोग क्लास 12 से पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। अब ये प्रायिकता, इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, बहुत ही मजेदार, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है प्रायिकता। ये इसमें कहा जाए ये मैथ की जादू है। प्रायिकता क्या है, मैथ की जादू। तो इसमें हम आपको जादू से आपको इस मैथ को, प्रायिकता को आपको जादू के माध्यम से आपको इसको हम पूरा याद करा देंगे। क्वेश्चन आप जादू के माध्यम से सीख लेंगे। तो ये हमारे सारे चैप्टर है, 13 चैप्टर। ये सारे चैप्टर आपको हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करके आपको जो है पहुंचाएंगे आपके घर तक, आपके दरवाजे तक और आपके बिस्तर तक ये चैप्टर आपके पास पहुंचेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं। आपको अब ये यहाँ पे हमारे लाइव पाठशाला में आपको क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके बारे में एक नज़र हम लोग देखते हैं। इस स्क्रीन पे प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने पर उपरांत टेस्ट का आयोजन, मैंने पहले ही आपको बता दिया था
कि हम ये चीज करेंगे, हमारा संकल्प है, हमारा दृढ़ संकल्प है कि बच्चे को अच्छा बनाना, अच्छे को अच्छा बनाने के लिए, बच्चे को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हमें पता है। हम बता रहे हैं आपको कि हम टेस्ट का आयोजन करेंगे, वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम टेस्ट का आयोजन करेंगे टॉपिक वाइज, और प्रश्नावली के संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास यूट्यूब पर। हाँ, ये चीज और बता दें आपको कि हमारा यूट्यूब चैनल पे भी आपको कभी भी किसी को बताना है तो यूट्यूब चैनल भी हमारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और यूट्यूब चैनल से भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। विद्यार्थियों की समस्या के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार को उनके पूछे गए प्रश्नों का समाधान, शनिवार को समाधान होता ही रहेगा, समाधान हम शनिवार को भी करेंगे, समाधान हम रविवार को भी करेंगे, समाधान हम संडे को भी करेंगे, समाधान हम सैटरडे को भी करेंगे। तो सारे बच्चों का समाधान जो है दोनों दिन किया जाएगा। संडे को महामंथन क्लास चलेगी, गणित विषय की महामंथन क्लास चलेगी, जो 4-4 घंटे आपकी क्लास होगी, उस पूरे हफ्ते भर का निचोड़ आपको संडे को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वो सब आपको इस लाइव पाठशाला में मिलेंगे। टेस्ट के बाद विद्यार्थियों को प्रदर्शन के बारे में उनके माता पिता से उनका फीडबैक, हम आपका फीडबैक आपके घर तक, आपके दरवाजे तक और आपके घर के मुखिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, किस ये आगे चल के किस दिशा में जाएगा, इसका कितना उन्नति हुआ, ये किस डायरेक्शन में इसको और ले जाया जाए कि ये और अच्छा कर सकता है। इसके लिए आपके माता पिता को, आपके अभिभावक को हम समय समय पर मार्गदर्शन करके बताते रहेंगे। आपकी गुणवत्ता को, हमारा उद्देश्य है कि आपकी गुणवत्ता निखर के सामने आए और आपके घर तक पहुंचे। टेस्ट में टॉप 10 आने वाले विद्यार्थियों के का चैनल पर नाम बोला जाएगा, अंकित किया जाएगा। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे यूपी में क्या पूरे देश में हम उन बच्चों का नाम गौरवान्वित करेंगे, उनके माता पिता एवं उनका सम्मान करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर उन बच्चों को, उनके अभिभावकों का इंटरव्यू के माध्यम से हम उनको बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, उनके बच्चों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरे मतलब देश में पूरे चैनल पर उनको जो प्रकाशित कराएंगे और उन बच्चों को अधिक से अधिक जो भी हो सके हमारे से वो करने का प्रयास किया जाएगा। पूरे सत्र में आयोजित टेस्ट में टॉप 10 आने वाले विद्यार्थियों के लिए सत्र के कोर्स में विशेष छूट का प्रावधान, यह हमारी व्यवस्था, हमारा संकल्प जो लेके हम इस प्लेटफॉर्म पर उतरे थे वो सब यहीं पे दिखाई देता है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो हम आपके साथ अच्छा करेंगे, अगर आपने हमारे साथ अच्छा किया तो हम भी आपके साथ अच्छा करेंगे। इस भारत देश का, इस समाज का यही नारा है, अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और अच्छा फल मिलेगा। तो जो बच्चे पूरे सत्र इस लाइव पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे बने रहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा अपने आप को निखारते हैं, अच्छी गुणवत्ता लाते हैं और हमें समय समय पर टेस्ट में अच्छे नंबर पाते हैं, तो उनको अगले साल नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी शुल्क होगा उस शुल्क में हमारे द्वारा निर्धारित किए गए, हमारी संस्था द्वारा निर्धारित किए गए, हो सकता है उनको फ्री में दिया जाए, हो सकता है उन पर 10%, 20%, 50% या 99% का लाभ दिया जाए। तो आप लाइव पाठशाला में जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा हर साल नया नया आपको लाभ मिलता रहेगा। तो आज मैं जो है अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम आपको आबीयू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस आबीयू चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये आपको घर तक, आपके दरवाजे तक हर सुविधा पहुंचेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस इलाहाबाद में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन और दे दूं। इस इलाहाबाद की धरती पर शिक्षकों का वनवास लगता है। यहाँ पे शिक्षक जैसे भगवान राम एक कठिन परिश्रम किए और वनवास किए, तो वहाँ वैसी प्रकार हमारे शिक्षक इलाहाबाद धरती पर अन्य जिलों से आते हैं, इस धरती पर, इलाहाबाद की पावन धरती पर रहते हैं और कई जिलों से यहाँ शिक्षक आते हैं, अपना रहते हैं, किराए पे लेकर रहते हैं। लेकिन अच्छी शिक्षा यहाँ देने के लिए बच्चों को यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे जो आपको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। हमारी टीम में आप हमारे चैनल को खोलेंगे तो इलाहाबाद के टॉप मोस्ट टीचर आपको मिलेंगे इस चैनल में। आप देखेंगे, उनकी गुणवत्ता देखेंगे, उनका वीडियो देखेंगे, उनके बारे में पता करेंगे। तो इलाहाबाद में उन टीचरों की गिनती की जाती है, उन टीचरों को इलाहाबाद में जाना जाता है, उनका नाम इलाहाबाद में जाना जाता है और उन टीचरों के माध्यम से
आपको शिक्षा व्यवस्था आप तक पहुंचाई जाएगी। वो सारे टीचर आपको यहाँ पे लाइव पाठशाला में प्रोवाइड कराएंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैथ क्लास 12 मैथ चैप्टर आव्यूह। अभी हम लोग इसकी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको बताया है कि एनसीईआरटी की मैथ का जो सिलेबस है क्लास 12 का, वो आपको हमने पूरा डिटेल दिया। उसके बाद फिर हमने आपको इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है वो हमने आपको बताया। इसके एग्जाम मतलब हमारी लाइव पाठशाला में क्या क्या आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की। एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जो आपका तीसरा चैप्टर है, आव्यूह चैप्टर है यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक में। इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है, इसकी हम लोग परिभाषा में चलते हैं, डायरेक्ट परिभाषा में आते हैं। mn संख्याओं के समुच्चय को जब m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को क्यों कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। पहली चीज है mn संख्याओं के समुच्चय को। mn संख्याओं का मतलब क्या यहाँ पे है वो हम लोग जानना चाहते हैं। mn संख्याओं का मतलब है m इक्वल टू कोई संख्या होगी 3 और n इक्वल टू मान लो कोई संख्या होगी 2, तो mn का मतलब हुआ 3 इंटू 2। इन संख्याओं के गुणनफल के समुच्चय को m पंक्तियों, यानी जो हमारा m होगा, ये जो m है, m को पंक्तियों में और जो n होगा, n को स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, ध्यान से समझे। mn संख्याओं के समुच्चय को एक आयताकार सारणी के अंदर n पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने को एक आव्यूह कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे हम लोग, उसमें संख्याएं कैसी होंगी, mn संख्याएं होंगी। mn क्या होंगी, संख्याएं होंगी, और हमारा जो m होगा वो क्या होगा, पंक्ति को व्यक्त करेगा, और जो हमारा n होगा वो क्या करेगा, स्तंभ को व्यक्त करेगा। यानी mn संख्याओं के जो समुच्चय होगा उनको एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आव्यूह कहेंगे। इन संख्याओं से यह आव्यूह बनाया जाता है और उन आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे ये संख्याएं हमारी हैं, mn संख्याएं हैं, इनसे किसका निरूपण होता है, आव्यूह का। इनसे क्या बनेगा, आपका आव्यूह बनेगा। और उन्हें क्या, जो इसके अंदर है mn संख्याएं होंगी, उन्हें उसे क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके अवयव। आव्यूह को इस कोष्टक के अंदर, आव्यूह को हम लोग दिखाने के लिए इस कोष्टक का प्रयोग करेंगे और या इस कोष्टक का प्रयोग करेंगे। हमेशा प्रायः क्या करते हैं हम लोग, आव्यूह को जनरली दिखाने के लिए एक कोष्टक ये लगाते हैं या एक कोष्टक इसका प्रयोग करते हैं। इस कोष्टक के अंदर अवयवों को व्यवस्थित किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके माध्यम से। जैसे कोई आव्यूह है, आव्यूह को हम लोग जनरल समानता परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे, mn संख्याओं के समुच्चय को एक आयताकार सारणी के अंदर, ये कोई एक आयताकार क्या है, सारणी है। इस सारणी के अंदर इस जो ये संख्या होगी, ये इसकी पंक्ति बनेगी, इसकी क्या बनेगी, पंक्ति, और जो ये संख्या होगी इसका क्या बनेगा, स्तंभ। यदि हम अवयवों को इस प्रकार अरेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हमारी क्या कहलाएगी, पंक्ति। क्या कहलाएगी, ये पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अगर हम अवयवों को ऐसे लिखे जाते हैं
क्षैतिज रूप में लिखते हैं, अवयव क्या करते हैं हम लोग, क्षैतिज रूप में लिखते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, पंक्ति। अगर हम इन अवयवों को ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे तो हमारी क्या कहलाएगा, स्तंभ। क्या होगा, ये आपका स्तंभ होगा। तो हम mn संख्याओं के समुच्चय को, n पंक्तियों और n स्तंभों को एक आयताकार बॉक्स के अंदर निरूपण करें या व्यवस्थित करें तो वो क्या कहलाएगा, m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहलाएगा। क्या होगा, m क्रॉस n क्रम का आव्यूह होगा। अगर हम एक आव्यूह की जनरल डिफिनेशन लें, इसका जनरल एक एग्जाम्पल लें, डिफिनेशन मैंने आपको बताया अभी, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कैसे m पंक्तियों और n स्तंभों में अवयवों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। आके एग्जाम्पल है ये, इस एग्जाम्पल में एक कोई आव्यूह है, इस आव्यूह को हम लोग व्यवस्थित करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे हम लोग पंक्ति और n स्तंभ में लिखा जाता है। मान लीजिए पहली पंक्ति स्टार्ट हो रही है, कौन सी पहली है, पहली पंक्ति में हमको अवयव लिखना है, तो इसको लिखेंगे A11। 11 का मतलब हुआ कि उसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। फिर दूसरा अवयव किसका है, इसका A12, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ऐसे ही अवयव क्या होगा, A13। ऐसे चलते चलते हमारा एक अवयव आएगा, पंक्ति पहली होगी लेकिन जो स्तंभ होगा वो स्तंभ हमारा होगा n, क्योंकि n जो होता है वो स्तंभ को डिनोट करता है, कि स्तंभ को दिखाता है, स्तंभ को दर्शाता है। तो जो n वाली संख्या होगी वो किसको दिखाएगी, स्तंभ को। तो हमारा ये पहली पंक्ति चल रही है, पंक्ति यानी जो m है वो काम किसका कर रहा है, 1 का। और ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, और ये पहली पंक्ति का nवां स्तंभ। यानी जो ये अवयव कहलाएगा आपका वो A1n होगा। यानी ये A1n का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति, और स्तंभ हमारा कौन सा है, स्तंभ आपका है nवां स्तंभ, nवां स्तंभ को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करें, दूसरी पंक्ति लेंगे। जब दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे क्षैतिज रूप में, आपका आ जाएगा A1, दूसरी पंक्ति है तो A21। पंक्ति क्या हमारी दूसरी है, तो दूसरी पंक्ति में क्या आएगा, A21। फिर इसके नीचे आएंगे दूसरे स्तंभ में A22, आगे आएंगे A23। ऐसे हम लोग करते करते यहां आ जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे हम लोग डॉट डॉट पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये एलिमेंट आ जाएगा A2n। यानी इसका मतलब हुआ जो ये अवयव है, ये अवयव आपको दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को शो कर रहा है। ये अवयव आपको दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये अवयव आपको दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये अवयव आपको दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये अवयव आपको दूसरी पंक्ति और nवां स्तंभ को दर्शाता है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपको तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ को व्यक्त करेगा। ये अवयव आपको तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ को व्यक्त करेगा। ये अवयव आपको तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ को, और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका यह आ जाएगा तीसरी पंक्ति के nवें स्तंभ को व्यक्त करेगा। यह पंक्ति आपकी कौन सी है, तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति के nवें स्तंभ को। ये आपकी पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति, ये आपकी तीसरी पंक्ति। तो ऐसे हम लोग जब पढ़ते जाएंगे आव्यूह को तो चौथी पंक्ति आएगी, फिर इसके बाद पांचवी पंक्ति आएगी, फिर इसके बाद आपकी छठवीं पंक्ति आएगी। तो हम लोग आ जाते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते आएंगे तो हमें मिलेगा AM। अब पंक्ति हमारी कौन सी आ गई, mवीं पंक्ति।
तो हम लोग यहाँ दिखा रहे थे mn संख्याओं के, तो ये एमवी पंक्ति में हम लोग आ गए। एमवी पंक्ति का पहला स्तंभ, ये अवयव आपको दर्शाएगा। पंक्ति कौन सी है? एमवी पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है। ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो ये आपको दर्शाएगा एमवी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये अवयव दर्शाएगा आपको एमवी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ऐसे ही आगे और बढ़ेंगे, तो ये आएगा एमवी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग पंक्ति में, ये स्तंभ में आगे आए और ये पंक्ति में हम लोग आगे आएंगे, तो यहाँ पे एक अवयव आपको मिलेगा जो आपकी एमवी पंक्ति का होगा और एनवे स्तंभ का होगा। ये अवयव जो होगा ये उस किसी भी अवयव का आखिरी अवयव होता है। जब आपको ये अवयव जो होता है किसी भी अवयव का पहला अवयव होता है, किसी भी अवयव का पहला अवयव A11 से शुरू होता है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से शुरू होता है, और किसी भी अवयव का जो आखिरी अवयव होगा वो एमवी पंक्ति और एनवे स्तंभ पर आकर खत्म होता है। यानी ये जो अवयव है AMN, ये आपको दर्शाएगा जिसे हमने बताया अभी आपको कि जो आपका AMN है, AMN क्या दर्शाएगा आपको? AMN आपको दर्शाएगा AMN, ये दर्शाएगा किसी भी अवयव में अगर MAMN है तो AMN का मतलब होता है एमवी पंक्ति। क्या मतलब होगा? एमवी पंक्ति। और एनवा स्तंभ, एनवा स्तंभ। अगर हम यहीं पर m=1 ले लें और n= क्या ले लें? 2 ले लें, तो आ जाएगा A12, यानी ये आपको क्या दर्शाएगा? पहली पंक्ति। क्या दर्शाएगा? पहली पंक्ति। और दूसरा स्तंभ क्या दर्शाएगा आपको? दूसरा स्तंभ। तो इस स्लाइड के माध्यम से, इस स्लाइड को देखते हुए आप लोग किसी भी अवयव में कोई भी अवयव किस स्थान पर है वो आप बता सकते हैं। जैसे एक अवयव लिया जाए, एक अवयव A है, इसको अगर लिया जाए तो हमारा अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इस अवयव को हम लोग देखें तो इस अवयव में जो आपका ये अवयव है, ये अवयव क्या शो कर रहा है? इस अवयव में जो ये एलिमेंट है वो शो करेगा पंक्ति को, यानी दूसरी पंक्ति। क्या शो करेगा? दूसरी पंक्ति को। और जो आपको ये दिया हुआ है अवयव, ये 2, ये क्या शो करेगा? n=2 को। यानी जो आपका A22 अवयव है वो क्या दिखाएगा? दूसरी पंक्ति। क्या दिखाएगा आपको? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्या होगा? दूसरा स्तंभ। तो आप किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव के अवयव की स्थान बता सकते हैं कि ये अवयव, ये जो दिया हुआ अवयव है, इस अवयव में ये अवयव किस स्थान पर उपस्थित है या किस स्थान को ये दर्शाता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग क्या देखेंगे? इस स्लाइड पे हम लोग ये चीज सीखेंगे कि किसी भी अवयव में दिया हुआ अवयव किस स्थान को व्यक्त कर रहा है या किस स्थान को दर्शा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट अवयव के टाइप में आते हैं। तो अगला है अवयव का क्रम और कोटि। ये द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके
परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी में आपको पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। 1 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन जो आएगा इसमें पूछेगा क्या, वो आपको हम सिखाते हैं। वो आप इसमें से आपका 1 नंबर आपका आज तैयार होगा कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियां कितनी हो, m हो, पंक्तियां क्या हो, m हो, और उसके स्तंभ क्या हो, n हो, पंक्तियां क्या हो, m हो, और स्तंभ क्या हो, m हो, तो उसे m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, एक आव्यूह दिया गया है जिसके अवयव a b c d e और f है। अगर हम इसमें देखें तो हमारी ये पहली पंक्ति हुई, ये हमारी दूसरी पंक्ति हुई, ये हमारी तीसरी पंक्ति हुई, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3। m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, तो हमारे पास n कितना हो गया, 2। तो जो आव्यूह का क्रम होता है या कोटि होती है उसे किससे निरूपित करते हैं, m क्रॉस n से निरूपित करते हैं। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछेगा मल्टीपल चॉइस में, दिए हुए आव्यूह का कोटि बताइए या दिए हुए आव्यूह का क्रम बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस आव्यूह की पंक्ति को और उस आव्यूह के स्तंभ को ये काउंट करेंगे और m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहां पे उसका जो क्रम होगा वो हमारा आ जाएगा। यानी m क्रॉस n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, और n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2। तो इस आव्यूह की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2, द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2, और स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो ये कितना हो गया आपका 2। तो इसकी कोटि को आ जाएगी हमारी कोटि कितनी होगी, m क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस 2। तो एक इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताए हैं, वो आप इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे हमेशा कि किसी भी आव्यूह का कोटि या क्रम ज्ञात करना। तो किसी भी आव्यूह का कोटि या क्रम ज्ञात करने के लिए हमें उस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और साथ ही साथ उस आव्यूह की स्तंभों की संख्या अगर पता है तो हम उस आव्यूह की कोटि या क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। अगला है किसी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या। इट इज द वेरी मोस्ट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते क्या है, कभी कभी भूल जाते हैं हमें पंक्ति पहले रखना है कि स्तंभ पहले रखना है। तो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, किसी भी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या। यानी पहले हमको m की वैल्यू लिखना है, फिर क्रॉस लगाना है, फिर स्तंभों की संख्या ऐसे लिखनी है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ है तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह है, उस आव्यूह में अगर पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ आपको दिए गए हैं, तो हम लोग अगर पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्तियां हमारे पास है m और जितने स्तंभ हमारे पास है n, दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अवयवों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, अवयवों की संख्या। कहते हैं आपको, अब हम बता रहे थे अभी आपको आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सेशन बहुत ही अच्छा आज का है। इस सेशन से हम लोग जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आबियों की कोटि के बारे में। अभी हमने बताया है, तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। इस प्रैक्टिस से आप बुक अपनी जब ओपन करेंगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इस आबियों की कोटि याद कीजिए, इस आबियों का 1 1 अवयव कौन सा है, इस आबियों का 2 2 अवयव कौन सा है, वो चीज़ आपके यहाँ से मिलेगी। तो आइए देखते हैं। एक हमारा आबियु ए है, इस आबियु में कुछ अवयव दिए गए हैं, जैसे ले रहे हैं -1 2 3 4 5 7 8 9। तो इस आबियु में अगर हम देखें तो हमें इस आबियु की क्या बताना है, कोटि बताना है। क्या बताना है? कोटि। अब कोटि की बात करें तो हमारा क्या है, ये m है। ये हमारी क्या है, पहली पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति। ये हमारी कौन सी है? दूसरी पंक्ति। ये हमारी कौन सी है? तीसरी पंक्ति। तो हमें ये मिला, जो हमारी पंक्ति है, हमारी पंक्ति कितनी है? 3 पंक्तियां। यानी जो m की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है? 3 है। और ये आपको क्या मिलेगा? पहला स्तंभ, ये आपको मिलेगा दूसरा स्तंभ, ये आपको मिलेगा तीसरा स्तंभ। तो हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। तो कोटि क्या होती है? m क्रॉस n इक्वल टू 3 क्रॉस। ये कैसा आबियु है? ये आबियु आपका 3 क्रॉस 3 क्रम का आबियु है। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा दिए हुए आबियु की कोटि याद कीजिए। सिंपल क्वेश्चन। पंक्तियों की संख्या, पूरे स्तंभों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी आबियु की कोटि कहलाती है। नेक्स्ट, तो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में माध्यम से। पहला, एक आबियु है 1 2 3 -1 0 2, की कोटि बताना है। कैरी ऑन, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। दूसरा एग्जांपल है -1 2 3 4 5 6 7 3, की कोटि बताना है आपको। तीसरा एग्जांपल, एक आबियु है 1 -1, की आप कोटि बताना है। चौथा है 1 2 3 4 -1 2 3 4 5 7। आप अपने से क्वेश्चन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अपने से ही आप क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऐसा आबियु हो तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, ऐसा आबियु हो तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल में आएंगे, पहले एग्जाम्पल में, तो हम लोग ध्यान दें कि जो हमारी पंक्ति है ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। कोई भी स्टूडेंट सॉल्व किया इसको? हाँ श्रेया, हाँ यू राइट, यूर राइट। और कोई? नहीं बेटा, पहले हमने बताया था ना आपको कि पहले क्या रखेंगे, पहले पंक्ति रखेंगे, पहले पंक्ति, उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद स्तंभ को रखेंगे। ये चीज ध्यान रखें, पहले क्या रखेंगे, पंक्ति को रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, स्तंभ को। देखिए आप लोग, इसमें जो m की वैल्यू है हमारे पास, m की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। और जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 2। तो आपको जो अब जो कोटि होगी इसकी m क्रॉस n, यानी आपको 3 क्रॉस 2,
अगर हम यहीं पे देखें, आपका ये जो अवयव पहला वाला है, इसका क्रम क्या है? 3x2 है। इसकी कोटि क्या है? 3x2 की कोटि है। अगर हम यहीं पे देखें अवयवों की संख्या, क्या देखें? अवयवों की संख्या, यानी इस अवयव में जो अवयवों की संख्या है कितनी हो जाएगी? 6। हम लोग पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर दें तो हमारा क्या जाता है? अवयवों की संख्या जाती है। तो 3 दूनी 6 इसकी अवयवों की संख्या हो जाएगी। दूसरा है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। स्तंभ में कितने हो गए आपके सामने? पहला, दूसरा, तीसरा। कितने हो गए? 3। तो क्या बन जाएगा? m क्रॉस n क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 3। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर हम ध्यान दें, अवयवों की संख्या, तो हमारे पास अवयवों की संख्या कितनी है? 3 त्रिका 9। पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा अवयव, छठा अवयव, सातवां अवयव, आठवां अवयव और ये 9वां अवयव। तो हमारे पास अवयव संख्या कितनी है? 9। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। करते क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन में उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें स्तंभ कितने हैं और इसमें पंक्तियां कितनी है। इट इज द क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए कि अब यहां ध्यान देंगे, हमारे पास क्षैतिज रेखा एक ही है, यानी जो पंक्तियां हमारे पास वो कितनी है? केवल एक है। यानी जो m की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? 1। और जो हमारे पास स्तंभ है, स्तंभ देखिए, ये पहली पंक्ति का स्तंभ गिना जाएगा। ये क्या गिना जाएगा? पहली पंक्ति का स्तंभ। ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। इसमें स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ। तो इस अवयव में आपकी जो कोटि होगी वो होगी आपकी m क्रॉस n इज इक्वल टू 1 क्रॉस 3। ये आप किसकी कोटि आ गई? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3। एक अगला एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल को किसी ने सॉल्व किया? किसी सॉल्व हुआ? यस, हाँ हाँ, हाँ सही सही, यस यस। अब ध्यान दीजिए, पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। हमारे पास m की वैल्यू कितनी है? 3 है। m की वैल्यू कितनी है? 3 है। m की वैल्यू 3 हो गई। n की वैल्यू कितनी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी n की वैल्यू कितनी है? 4। कोटि कितनी हो जाएगी? m क्रॉस n, यानी ये आपका आ जाएगा 3 क्रॉस 4। कुल अवयव कितने हो जाएंगे? अवयवों की संख्या इक्वल टू 1। तो आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट होती है। अवयवों का स्थान बताना, दिए हुए अवयव में कोटि बताना और अवयव में कुल अवयवों की संख्या बताना। ये स्लाइड के माध्यम से आप पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे हम, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं अवयव का निरूपण। अब हम लोग क्या करते हैं? अवयव का निरूपण कैसे करते हैं? निरूपण करना तो मैंने इसके बैक स्लाइड में आपको बताया था। इसके पीछे स्लाइड में हमने जैसे अवयव को दिखाया, बताया, समझाया, वही आपका निरूपण है। किसी अवयव को आयताकार सारणी के अंदर पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित कर देना ही अवयव का निरूपण कहलाता है। और इसको जनरली कैसे हम लोग दिखाते हैं
कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, आइए देखते हैं। आव्यूह को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी, डी आदि अक्षरों से क्या करते हैं हम लोग, निरूपित करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आव्यूह ए, आव्यूह बी, आव्यूह सी, आव्यूह डी। यानी ये जो आव्यूह दिया है वो आव्यूह, इसका नाम क्या है, आव्यूह ए। हम लोग इस आव्यूह को बोलने के लिए क्या करेंगे, इतना बड़ा आव्यूह का नाम ना लेके 1 1 1 2 1 2 1 3, इसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, आव्यूह ए के नाम से जानेंगे। इसको आव्यूह ए के नाम से हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डी से निरूपित करते हैं तथा इसके अवयवों के संगत छोटे अक्षरों, इसके जो अवयव होते हैं उनको इसी के संगत, जैसे आव्यूह ए है तो इसके अवयव स्मॉल ए से दिखाए जाएंगे। अगर कोई आव्यूह बी है तो उसके अवयवों को स्मॉल बी से दिखाएंगे, B11, B12, B13, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दिखाते रहेंगे। फिर ऐसे ही आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। ऐसे आव्यूह मान लो सी है तो सी आव्यूह को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग C11, C12, C13 ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो जिस कैपिटल लेटर से हम आव्यूह को व्यक्त करेंगे उसी के संगत स्मॉल लेटर से उसके अवयवों को दिखाएंगे। अवयवों के संगत छोटे लेटर से दिखाते हैं। इस कोष्टक में लिख रूपित करता है। अभी बताया था आपको कोष्टक कि आयताकार सारणी के रूप में ऐसा कोष्टक होगा आपका, या आपका ऐसा कोष्टक में लिख के क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। यह एक 2x3, इस आव्यूह में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये 2x3 क्रम का एक क्या है, आव्यूह है। इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं कि ये चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है। घबराएंगे नहीं आप हम लोग, ये आपको बहुत परेशान करेगा। सर पता नहीं ये क्या लिखा है, AIJ 1 2 3, ये आई जे समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको समझाएंगे आई का मतलब क्या होता है और जे का मतलब क्या होता है, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी आपने देखा कि किसी आव्यूह को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में, आयताकार ब्रैकेट में AIJ 2x, इसका मतलब आज आप ध्यान से इस स्लाइड में समझ के जाएंगे। AIJ 2x3, AIJ 3x4, AIJ 1x2, ऐसी चीजें आपको कहीं भी मिले तो आप इस स्लाइड में आज समझ लेंगे। अब AIJ का मतलब हुआ, अगर कोई अवयव है आव्यूह में AIJ को दिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ IV पंक्ति का अवयव है। कौन सी पंक्ति का है, IV पंक्ति का है तथा जेवे स्तंभ का है, जेवे स्तंभ का अवयव है। यानी ये चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ये मिलेगा। जब हम आव्यूह की रचना करेंगे, आव्यूह की रचना इसी प्रकार से होगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पे। आव्यूह रचना टॉपिक द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू। एक आव्यूह AIJ टाइप में देगा और उसको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि इस आव्यूह की रचना कीजिए। उसको जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे आव्यूह की रचना टॉपिक। पहले हम लोग इसको देखते हैं। AIJ का मतलब है IV पंक्ति और जेवे स्तंभ में वो अवयव उपस्थित है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम ले ले I = 1 और J = 2, तो AIJ का मतलब हो जाएगा A1 2।
इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति, अभी इसके पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आपको पंक्ति और स्तंभ के बारे में। पहली पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ। ध्यान देखें, अभी इसके स्लाइड में पहले आपको बताए हैं कि अगर A12 है, A13 है, A22 है, A31 है, A41 है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसी को मॉडिफाइड करके ला दिया AIJ के फॉर्म में। AIJ जो होगा वो आपकी आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को निरूपित करेगा। किसी भी आव्यूह में अगर AIJ नाम का तत्व आता है और उसे आव्यूह की रचना करनी है तो AIJ का मतलब हुआ कि जो अवयव है आव्यूह का वो आईवी पंक्ति को दिखा रहा है और जो जे है वो जेवे स्तंभ को आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आइए इसी जो ए आपको दिया हुआ है AIJ 2x3 का मतलब भी हम लोग देख के एक आव्यूह बना लेते हैं। तो इसी को अगर रचना हम लोग करना चाहें तो इसको आव्यूह में विस्तार रूप से कैसे लिखेंगे, ये तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म में है, सिंबल के रूप में दिखाया गया है। लेकिन अगर इसको आव्यूह को रचना रूप में लिखेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे किया, हमारे पास ये m की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है, n की है। तो हमारे पास पंक्ति कितनी है, 2 पंक्ति है। पंक्ति कितनी है, 2। हम लोग रफली एक तरीका आपको बताते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे इसमें कितने अवयव होंगे या किसमें कितनी पंक्तियां होंगी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रफली एक ट्रिक है हमारे पास, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि इसमें कितनी पंक्तियां होंगी, कितने स्तंभ होंगे और कितने अवयव होंगे। तो वो देखिए आप लोग, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको कोई भी आव्यूह का क्रम दे दे तो आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप m दिया हुआ है, m कितना है, 2। आपको ये बात पहले से पता है वीडियो के माध्यम से कि m क्या करता है, पंक्ति को दर्शाता है। पंक्ति कितनी हो गई, 2, 1 और 2। स्तंभ कितने हैं, 3। पंक्ति 2 है तो हम 2 क्षैतिज रेखा खींच देंगे और स्तंभ कितने हैं, 3। तो हम लोग 3 ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। कितनी रेखा, 3 ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। अब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिन जिन बिंदुओं पर टकराएंगी आपस में वही अवयव को निरूपित करेगा, वही हमारा अवयव का निर्माण करेगा। जैसे क्षैतिज रेखा हमारे पास 2 थी क्योंकि हमारे पास पंक्तियां 2 थी और स्तंभ कितने, 3 थे, तो हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है, 3 है। अब ये दोनों रेखाएं इन बिंदु पे काट रही है, इस बिंदु को 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 काट रही है, तो इस बिंदु को काट रही है। यानी जिन जिन बिंदुओं पे काटेगी रेखाएं वो हमारे अवयव को निरूपित करेगी। जैसे इस अवयव की बात करेंगे तो आपको पता है कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। वीडियो के माध्यम से बताया गया है आपको, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इसको इस मान A से निरूपित करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव A11 से निरूपित किया जाता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इस अवयव की बात करेंगे तो ये पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को निरूपित करेगा, तो इसका नाम A12 होगा। अगर इस अवयव की बात करेंगे तो ये पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ को निरूपित करेगा, तो इसका नाम A13 होगा। अगर इस अवयव की बात करते हैं तो इस अवयव में दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ को निरूपित करेगा, तो इस अवयव का नाम होगा A21 नाम होगा। अगर हम इस अवयव की बात करते हैं तो ये आपका दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ को निरूपित करेगा। अगर हम इस अवयव की बात करते हैं तो दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ को निरूपित करेगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इस ट्रिक को आजमाएंगे और उसके अवयव की संख्या को और अवयव को निकाल के बाहर कर देंगे। इसी ट्रिक का प्रयोग करके हम दूसरा आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। अभी अगर हम यहाँ लिखना चाहे
तो इस अवयव की रचना जब करेंगे तो इस अवयव की रचना में कौन कौन से अवयव आएंगे वो आपको हम दिखाते हैं। तो इस अवयव में आप देखेंगे तो हमारा पहला अवयव आया था, यहाँ पे था, जिसका नाम था A11, तो इसमें आएगा A11। इसी में दूसरा अवयव आपका आएगा जो इस स्थान पे है, जिन जिन बिंदुओं पे दोनों रेखाएं काटती है उन बिंदुओं अवयव कहलाते हैं। तो दूसरा पॉइंट आएगा आपका A12। इसी में तीसरा अवयव आएगा A13। इसी में दूसरा आएगा आपका A21। इसी में आपका दूसरा आएगा A22। इसी में आएगा A23। तो आप ध्यान दें, इस अवयव में स्लाइड पे आपको दिखाया गया है, इस अवयव में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो ये आपकी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अवयव में AIJ प्रकार का अगर दिया हुआ है तो उस AIJ प्रकार के अवयव को आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, एलिमेंटों में रूपांतरित कर सकते हैं। क्योंकि अवयव की रचना में, इसमें अवयव की रचना में आपको AIJ टाइप के एलिमेंट गिवन रहेंगे और उसमें आपको अवयव की रचना करनी होगी। तो सबसे पहले अवयव की रचना करने के लिए आपको यह पता करना होगा कि उस अवयव में A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस टाइप के कितने एलिमेंट उपस्थित हैं। जितने एलिमेंट उपस्थित होंगे उनको अलग से आप निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम ये दिखाते हैं कि अभी जो हमने ट्रिक को यूज किया था उस ट्रिक के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे एक अवयव है A = AIJ 1×3। और सिंपल है, इस वीडियो के माध्यम से आप अवयव रचना करना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप यहीं पे सीख जाएंगे अवयव रचना। देखते रहिए आप, बस ये आप याद रखेंगे, लाइव पाठशाला में जुड़कर सारे दूर दूर के बच्चों को, कोने कोने भारत देश के कोने कोने बच्चों को, गरीब बच्चों को और प्रोत्साहित करेंगे, बताएंगे। लाइव पाठशाला में ऐसी ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आप घर बैठे ही किताब खोल के सिंपल वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा आपको गारंटी है, ये मेरा आपको वादा है। आप लाइव पाठशाला में जुड़ेंगे तो आपको सारी व्यवस्थाएं आपको घर बैठे प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसको देखिए, ध्यान से देख सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। अगर एक अवयव B दिया है तो B अवयव में है आपके एलिमेंट AIJ टाइप के हैं। ये आपको मान लेते हैं 2×2 का है। आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए कि अगर AIJ टाइप का हमें अवयव दे दिया गया, अगर हमें AIJ टाइप का अवयव दे दिया गया तो हम उसके एलिमेंट को कैसे बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये चीज आपको हम आज सिखा के जाएंगे। आज आपको ये मेरा वादा है, ये आप आज सीख के जाएंगे। यहाँ से जितने भी लोग इस लाइव पाठशाला में जुड़े हुए हैं वो आज इस चीज को सीख के जाएंगे कि AIJ टाइप का अगर कोई अवयव दिया है तो उसके कितने एलिमेंट बनेंगे और कितने एलिमेंट उसके होंगे। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर C टाइप का कोई अवयव दिया है तो CIJ टाइप में दिया जाएगा आपको। हमने आपको पहले बताया था पीछे स्लाइड में कि अवयव को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ABCD और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर ABCD से निरूपित करते हैं। हम अवयव को A से भी दिखा सकते हैं, हम अवयव को B से भी दिखा सकते हैं, हम अवयव को C से भी दिखा सकते हैं। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी अक्षर है 2600 अक्षर से हम अवयव को व्यक्त कर सकते हैं। आप जिस अक्षर से अवयव को व्यक्त करेंगे उसी के स्मॉल अक्षर, इस छोटे लेटर से हम लोग क्या करेंगे, उसके अवयव को दिखाएंगे। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल है आपके। इसका क्रम ले रहे हैं। जैसे ये मान लो 3×2 है। अब इन तीनों एग्जाम्पल के अवयवों को हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक को यूज करेंगे और जो ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, इसके अवयवों को निकाल लेंगे। पहला, सब लोग ध्यान समझेंगे। हमारे पास पहले वाले अवयव में पंक्ति कितनी है, 1। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पहले खींचेंगे, सीधी एक लाइन खींचेंगे। और क्योंकि हमारे पास एक लाइन क्यों खींचे हैं, क्योंकि हमारे पास पंक्ति क्या है, 1 है। स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये पहला
अब हम लोग स्तंभ 3 है तो ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी होगी? पंक्ति हमेशा क्षैतिज लाइन को निरूपित करेगी और जो स्तंभ होगा वो हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन को निरूपित करेगा। तो हमारे पास स्तंभ कितने हैं? 3। तो हम लोग 3 रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींचेंगे जो क्षैतिज रेखा को 3 बिंदुओं पर काटेगी। जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का मिलन होता है, जुड़ाव होता है, जहां पे एक दूसरे को काटती है, वही हमारा क्या कहलाता है? अवयव को दर्शाता है। जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पे एक दूसरे से संपर्क में आती है, उन संपर्क बिंदुओं को उस आव्यूह का अवयव कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, हमारी क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा 3 बिंदुओं पर मिली है। अब हमारी क्षैतिज रेखा एक ही है तो पंक्ति हमारे पास एक ही होगी, और ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है? 3 है, तो स्तंभ कितने होंगे? हमारे पास 3 होंगे। जितने ऊर्ध्वाधर रेखा होंगी उतने स्तंभ होंगे, जितनी क्षैतिज रेखा होगी उतनी हमारे पास पंक्तियां होंगी। तो अगर इस अवयव की बात करें, इसका लिखेंगे A11, इसकी बात करें A12, इसकी बात करें A13। तो अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा अवयव जो निकल के आएगा वो इस टाइप का होगा, A11, A12, A13। इसका जो क्रम होगा, एक पंक्ति हमारे पास है, एक पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं? 3। इसका क्रम होगा 1 क्रॉस। तो उस ट्रिक के माध्यम से आपने देखा कि हमारी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा 3 बिंदुओं पे काट रही थी, तो हमारे पास ये 3 अवयव मिल गए। दूसरे पे आगे एग्जाम्पलर में, इसमें क्षैतिज रेखा कितनी बनेंगी? 2 रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी बनेंगी? 2। तो क्षैतिज रेखा 2, ऊर्ध्वाधर रेखा 2, इन 2 बिंदुओं पे आपस में क्या करती है? काटती है। तो हमारे पास कितने अवयव होंगे? 4 अवयव। क्यों 4 अवयव होंगे? क्योंकि क्षैतिज रेखा 2 है, ऊर्ध्वाधर रेखा 2 है, दोनों का मिलन जब होगा तो ऐसे बिंदु 4 निकल के आएंगे। तो अवयव कितने होंगे? 4। इस अवयव की हम बात करते हैं, तो इस अवयव को हम लोग जब लिखेंगे तो इसका नाम होगा A11। इस अवयव की बात करेंगे A12, इस अवयव की बात करेंगे A21, इस अवयव की बात करेंगे A22। इसमें कितनी है? 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो इसका क्रम कितना होगा? 2 क्रॉस 2। क्रम में आगे बढ़े तो अब देखिए अगला है, अगला आप स्वयं से कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या लाइव जुड़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। देखिए हम बताते हैं आपको, m की वैल्यू कितनी है? 3। m मतलब पंक्ति। तो आप क्या करेंगे? 3 रेखाएं खींचेंगे, और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ आपके पास कितने हैं? 2 स्तंभ। तो 2 रेखाएं हम क्या करेंगे? ऊर्ध्वाधर खींचेंगे। जब दोनों रेखाओं का आपस में मिलन होगा तो जो मिलन स्थान होगा वही अवयव को दर्शाएगा। मिलन स्थान ही जो होगा वही अवयव क्या करेगा? दर्शाएगा। तो अवयव को ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा, और ये पॉइंट, और ये, यानी कुल मिला के आपको 6 बिंदु मिलेंगे। 6 स्थान पे ये रेखाएं आपस में मिलेंगी। तो ये आपका जब अवयव हम लोग बनाएंगे तो ये आपको मिलेगा A11, A12, A21, A21, A22, A31, A32। आप देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियां कितनी है? 3, और स्तंभ कितने हैं? 2। इसका क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस। तो आव्यूह की रचना करना इसी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के इसी एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दिए गए आव्यूह की रचना कीजिए। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। अब रचना करना अभी अगले आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन आव्यूह का रचना करने में इसका बहुत ही अहम भूमिका है। इस जो स्लाइड आपकी दी गई है, ये स्लाइड अगर आपको क्लियर हो गई, अगर समझ में आ गई, तो रचना करना आपकी मुट्ठी के अंदर होगा। रचना करना आप 2 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पहले इसको आज ये सीखेंगे कि अगर किसी आव्यूह में अगर क्रम दे दिया तो उस आव्यूह में कितने अवयव बनेंगे, और उन अवयव में
जो अवयव होंगे उनका स्थान क्या क्या होगा, इस स्लाइड के माध्यम से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट, आव्यूह के प्रकार। अगला टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में जब हम लोग चलेंगे तो आव्यूह के प्रकार में हम लोग देखेंगे तो आव्यूह के प्रकार में क्या क्या होता है, आव्यूह क्या कैसे हैं। आव्यूह का प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आव्यूह का प्रकार आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबा सेशन चलेगा। आव्यूह का प्रकार करीब काफी लंबे वीडियो में बनाया जाएगा, तो हम देखेंगे। लेकिन आव्यूह का प्रकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आव्यूह का प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आव्यूह का प्रकार वहां पे हम लोग हर प्रकार के आव्यूह को जब हम गहन अध्ययन करेंगे, जानकारी रखेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। तो आव्यूह का प्रकार आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज मैं आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। अगर आप इस वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो इस वीडियो को आप खोल के जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आप लगाते चले जाएंगे, वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। आप स्वयं को अंदर से आपको इरिटेशन आपको दूर होगा और आपको ये लगेगा कि मैंने लाइव पाठशाला ज्वाइन करके कुछ सीख लिया। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ सीखेंगे। डेली आपको कुछ ना कुछ चीज सिखाई जाएगी। और इसमें हमारे इस लाइव पाठशाला में इलाहाबाद के अच्छे विद्यालयों से, इलाहाबाद हमारा एक ऐसा शहर है जो यूपी के बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गुणवत्ता है, बहुत ही अनुशासित शिक्षा यहाँ से मिलती है। यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो IAS PCS, यहाँ पे बहुत जिलों के बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, IAS PCS बनते हैं, नीट में क्वालिफाई करते हैं, JEE मेंस में जो क्वालिफाई करते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे नीट में निकलते हैं, JEE मेंस में निकलते हैं। हर जगह के बच्चे यहाँ से टीचर उनको जो है प्रमोट निकाल के निखार के ले आते हैं, जो अन्य शहरों में जाते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा बनाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि लाइव पाठशाला को जितना आप विकसित कर सके, जितना आप दिखा सके, जितना आप बता सके, उतना दूर तक आप बताइए और इस लाइव पाठशाला में आप सहयोग करिए। निश्चित रूप से आपको नई दिशा में नए मार्गदर्शन और नई किरण के साथ ये आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसका आप सुनहरा लाभ उठाएं और याद रखें कि लाइव पाठशाला आपके लिए ही बनाया गया है और आपके गरीबों बच्चों के लिए बनाया गया है, जो ग्रामीण बच्चे उनके लिए बनाया गया है, इस समाज को शिक्षा के गुणवत्ता लाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।